अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। देखिए, क्लास 11th के लिए आज हम यूनिट सेकंड यानी जिसका नाम है शुद्ध गतिकी, यह स्टार्ट कर रहे हैं, जो बोर्ड के हिसाब से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें इस यूनिट में कई लेसन है, जिसमें लेसन 4 भी आएगा इसी यूनिट में, जिसका नाम रहेगा ऋजुरेखीय पथ पर गति, यानी मोशन एलॉन्ग ए स्ट्राइट लाइन पाथ। ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि गतियां तो कई प्रकार की होती हैं, वे सब कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में भी इस लेसन में बताया जाएगा। उसके अलावा कोई भी वस्तु जो भी इस मंडल में है वह 2 पोजीशन में होती है। एक है रेस्ट पोजीशन यानी विराम अवस्था में, और दूसरी मोशन स्टेट रहेगी यानी गति की अवस्था में। 2 पोजीशन में जो है वस्तुएं इस वायुमंडल में या इस ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, या तो वह रुकी रहेंगी और या तो गतिशील रहेंगी। जैसे हम लोग देखे रुके हुए हैं, लेकिन सड़क पर चलती हुई गाड़ियां क्या है, गतिशील है। तो पहले नंबर पर विराम तथा गति की अवस्था क्या होती है, यानी रेस्ट एंड मोशन पोजीशन क्या है इसकी, इसके बारे में समझना पड़ेगा आप लोगों को कि यह क्या होता है। तो अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप इतना बताते हैं केवल कि विराम का मतलब अगर कोई रुका है तो विराम में कहलाएगा। आपकी भी बात सही है, लेकिन स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है। कोई चल रहा है तो कहते हैं वह गति कर रहा है, यह भी आप सही कहते हैं, लेकिन यह स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड परिभाषा विराम और गति की अवस्था की दी जाए तो आप कहिएगा यदि किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु क्या कहलाती है, विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं वह विराम अवस्था में है। क्यों विराम अवस्था में? क्योंकि आप जवाब दीजिएगा, जवाब यही देते हैं कि सर यह विराम अवस्था में इसलिए है क्योंकि लगभग 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि यह पौधा या यह पेड़ यहीं पर है, इसकी स्थिति नहीं बदली। तो बताइए विराम अवस्था में रहेगा कि नहीं? हमने कहा विराम अवस्था में रहेगा तो समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग भी विराम अवस्था में हैं क्योंकि 10 मिनट बीत चुका, हम लोग जहां के तहां बैठे हुए हैं, तो यह विराम अवस्था में रहेगी। गति की अवस्था में बताइएगा तो कहिएगा कि जब किसी वस्तु में समय के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन होता है तो वह गति की अवस्था में कहलाती है। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियां गति की अवस्था में है, क्योंकि कभी किसी स्थान पर रहेगी किसी समय पर, और कभी किसी समय पर किसी स्थान पर होंगी, तो समय के साथ साथ उनकी स्थिति में बदलाव होगा कि नहीं? अब बदलाव होगा तो वह गति की अवस्था में कहलाएंगी। तो पहला टॉपिक आप यह हेडिंग डाल लीजिएगा, विराम तथा गति यानी रेस्ट एंड मोशन। हाँ, फेयर पर नोट करिएगा, सब लोग समझते हुए लिखते हुए चलिएगा। तो लिखिएगा, चलिए। वस्तु 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। वस्तु 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। विराम तथा गति की अवस्था। विराम तथा गति की अवस्था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। कोई वस्तु विराम अवस्था में उस समय कहलाती है कोई वस्तु विराम अवस्था में उस समय कहलाती है
उस समय कहलाती है जब समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखिएगा, पेड़ पौधे विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। पैराग्राफ फिर चेंज करिए। अब गत की अवस्था की परिभाषा देना है। लिखिएगा उसी तरह, कोई वस्तु गत की अवस्था में उस समय कहलाएगी, कोई वस्तु गत की अवस्था में उस समय कहलाएगी जब गत की अवस्था में उस समय कहलाएगी जब समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यह देखिए परिभाषा हो गई। कोई पूछेगा गत की अवस्था विराम अवस्था पर क्या है, तो यह बता लीजिएगा। इसका भी एग्जाम्पल दीजिएगा। लिखिए एग्जाम्पल पर, सड़क पर चलती हुई गाड़ियां गत की अवस्था में होती हैं। एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। सड़क पर चलती हुई गाड़ियां गत की अवस्था में होती हैं। हो गया, समझ में आ गया सबको ना? ये आपकी पहली हेडिंग रही। फिर आता है, पहले ध्यान रखिए, दूसरा टॉपिक हम लोग का आता है जो कि आपके सिलेबस से है। यह तो हम एक्स्ट्रा आप लोगों को लिखवाए, चूंकि इसकी जानकारी सबको रहनी चाहिए। दूसरा नंबर आता है एक समान गति तथा असमान गति। यह दूसरा स्टेप आपका आता है इसमें, जो कि सिलेबस से आता है। आप जनरली तो बता ले जाते हैं कि हम एक समान चाल से चल रहे हैं, लेकिन परिभाषित कैसे करना पड़ेगा इसको बताना है। एक उदाहरण हम बता रहे हैं। कोई कहे कि 4 बजे से 5 बजे के बीच हम 10 किलोमीटर गए, फिर 5 बजे से 6 बजे के बीच 10 किलोमीटर पुनः बता रहा है कि और 10 किलोमीटर चलें, फिर 7 बजे से 8 बजे के बीच बता रहा फिर 10 किलोमीटर चले हैं। तो बताइए इसकी गति एक समान है कि असमान? एक समान। कैसे आप समझ गए? समय अंतराल देखिए 1-1 घंटा है और दूरी भी क्या है? समान है, 10-10 किलोमीटर। 1-1 घंटा देखिए, 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा का अंतराल है तो 10 किलोमीटर गए। फिर 1 घंटा का अंतराल 5 से 6 है
तो बताइए आप 1 घंटा का अंतराल फिर वही 10 किलोमीटर चले। तो जब एक घंटा समयांतराल पर आप 10-10 किलोमीटर चले हैं तो इसका मतलब यह गति आपकी क्या है, एक समान गति है या एक समान चाल कहते हैं। कहीं भी चाल निकालिएगा तो दूरी बटे समय पता है सबको, तो निकल जाएगी। तो बताया क्या जाएगा, जब समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाएगी, बोलिए 1-1 घंटा समयांतराल में समान दूरी 10-10 किलोमीटर है, तो यह गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी। और इसका उल्टा बोल दीजिएगा, यानी समान समयांतराल में दूरियां अलग अलग तय करेंगे। जैसे हम कहें कि 1 घंटा में आप 10 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में आप जो है 25 किलोमीटर गए, तीसरे घंटे में आप 50 किलोमीटर गए, तो यह असमान चाल कहलाएगी। क्या, असमान चाल कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कभी आप धीमे चल रहे हैं और कभी आप तेज चल रहे हैं, यही मतलब हुआ। बोलिए क्लियर है सब लोग, यही मतलब हुआ कि आप कभी धीमा चल रहे हैं कभी तेज चल रहे हैं, समान रफ्तार से नहीं चल रहे हैं। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी लोग सुनाते हैं ना, क्यों सुनाते हैं, कछुआ एक समान चाल से चला है और खरगोश क्या किया, कभी तेज दौड़ा, तेज दौड़कर जब आगे निकल जाता सोचता है अभी बहुत पीछे होगा थोड़ा रेस्ट ले ले, उसी में वो बेचारा क्या हो जाता है, सो जाता है। ये होता है। तो कभी उसकी पोजीशन देखिए, कछुआ तो एक समान चाल से चला था, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा है, पहले उसकी रफ्तार तो बहुत ज्यादा थी, फिर रफ्तार क्या हो गई, शून्य हो गई। जब वह बताइए रेस्ट पोजीशन यानी आ गया, रेस्ट करने लगा या आराम करने लगा, तो उस समय उसकी चाल शून्य हो गई। तो बताइए वह भी तो आसमान चाल के अंतर्गत आएगी, आसमान चाल के अंतर्गत। तो इसको ध्यान रखिएगा सभी। चला जा, लिखा जा, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ये आपके सिलेबस की है हेडिंग। अभी हम फिगर भी बनाते हैं इसका। एक समान गति तथा असमान गति। लिखिएगा, यदि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। उसकी गति एक समान गति कहलाती है। उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान गति, जिसको आप कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति को बोलेंगे। समझ में आ गया ना। एक समान गति कब कहलाएगी, जब समान समयांतराल में समान दूरी तय करेंगे। जैसे देखिए हम एक दूरी को बना रहे हैं, यहां से लेकर मान लीजिए ए से बी स्थान तक आपको पहुंचना है, बी तक पहुंचना है, आगे और जाना है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक आप चले, यहां से यहां तक गए, तो यह 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय किया और यह 1 आवर लगा समय, यानी 1 घंटा का समय लगा यहां से यहां तक। फिर आप यहां से दूरी गए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा दूसरे तरीके से फिगर बना रहे हैं हम। यह यहां पर आप गए तो यह 20 किलोमीटर दूरी आई। 20 किलोमीटर दूरी आपको यहां से यहां तक जो समय लगा वह 2 आवर लगा। फिर इसी तरह मान लीजिए यहां पर आपने पहुंच गया तो यह मान लीजिए 30 किलोमीटर दूरी है। कितने किलोमीटर है,
30 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक जो समय लगा वह 3 आवर लगा, यानी 3 घंटा लगा। यहां से सब लिया गया है, दूरियां भी समय भी। तो बताए, कहने का मतलब वही हुआ। बताए इसके बीच में 1 घंटा में 10 किलोमीटर, या 1 घंटा समय अंतराल आएगा कि नहीं? अरे 2 में से 1 घंटा घटाएगा तो 1 घंटा आएगा ना, और 1 घंटा में आप 20 में से 10 घटाएगा तो 10 किलोमीटर आएगा ना। यहां भी बताइए 1 घंटा आएगा कि नहीं? 3 में से 2 घटाएगा तो 1 घंटा बचेगा, और इसमें 30 में से 20 घटेगा तो बताइए 10 किलोमीटर बचेगा कि नहीं? तो इस तरह भी फिगर बनाया जा सकता है। तो बताइए यह भी यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं? यह भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। और असमान गति रहेगी, बता दे रहे हैं। असमान गति रहती तो आप समान समय अंतराल रहने दीजिएगा, या दूरियां केवल अलग कर दीजिएगा। 10 करिएगा तो या 30 कर दीजिए, या 25 कर दीजिएगा, और यह भी अपने मन से कर लीजिएगा, जो भी करना है 40-50 कर लीजिए। तो बताइए तब अंतराल समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां हो जाएंगी कि नहीं? और अलग अलग दूरियां हो जाएंगी तो वह कहलाएगा क्या? असमान गति कहलाएगी। फिगर यह बना लीजिएगा, नीचे उसके जस्ट बनाएगा। इसी तरह देखिए फिगर दिया रहेगा। देखिए समान समय अंतराल 1 घंटा है, और समान दूरी 10-10 किलोमीटर है। इस बात को क्लियर हो लीजिएगा। जब भी देखिए रिवाइज, या कुछ मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो रफ कॉपी कलम आपके पास होनी चाहिए। आप यही फिर रिवाइज करिएगा तब ही करिएगा, या मोबाइल से आप देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तब भी आपको रफ कॉपी और कलम रखनी चाहिए, कि जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसको नोट किया जाता है, तब जाकर समझ में आ पाता है। उस तरह आप पढ़िए चाहे देखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हो चुका, बताइए सबका बन चुका होगा। इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। यहां पर अब असमान गति यहां पर लिख लीजिएगा, इसके नीचे चूंकि फिगर बनाए तो इसके नीचे लिखिएगा उपरोक्त चित्र में समान समयांतराल 1 हावर लिखिएगा। उपरोक्त चित्र में समान समयांतराल 1 हावर में चली गई समान दूरी 10 किलोमीटर है। 1 आवर में चली गई समान दूरी 10 किलोमीटर है। बोलिए 10-10 किलोमीटर आ रहा है एक घंटे पर, हो जाएगा। अब असमान गति के बारे में आप लोगों को लिखना है, जिसको आप कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसको बोला जाएगा। यह क्या होता है? अब तो इसको आप डिफाइन खुद कर सकते हैं। क्या बताएंगे? यदि समान समयांतराल में दूरियां अलग अलग होती हैं तो यह गति क्या कहलाएगी? असमान गति कहलाएगी। तो लिखिएगा जब कोई वस्तु, हाँ उसी के आगे नीचे लिखिए, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। एक साथ आप हेडिंग डाले हैं इसलिए दोनों एक साथ लिखिए। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है, तो उसकी गति
असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति कहलाती है। असमान गति कहलाती है। कन्फर्म हो गए सब लोग ना? कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं संदेह। यहीं पर फिगर में क्या करिएगा, लेकिन आप लोग फिगर मत करिएगा, हम तो यहां फिगर में चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को अलग बनाना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 20 है तो यहां पर हम 25 लिख देते हैं, यहां पर 30 है तो यहां पर बल्कि हम लिख देते हैं 50 लिख देते हैं। अब आप बताइए, एक एक घंटा का समय अंतराल तो बराबर है, लेकिन दूरियां इसमें पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर गया है, दूसरे एक घंटे में निकालेगा तो बताइए 25 में से 10 निकालेंगे कि नहीं, तो इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। देखिए 15 किलोमीटर चला है, और इसमें कितना चलेगा बोलिए, 50 है, 50 में से या 25 घटा दीजिए, कितना आएगा, 25 बचेगा, 25 किलोमीटर। तो बताइए एक एक घंटा समय अंतराल है, दूरियां अलग अलग है कि नहीं, तो यह कहलाएगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। तो आप फिगर में ही कर लीजिएगा, फिगर दूसरा उसके नीचे बनाकर इसी तरह चेंज कर लीजिए, या अपने से कोई कर लीजिएगा, बस कोई जरूरी नहीं कि 25 लिया जाएगा, यहां 30 भी ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते हुए आना चाहिए, अलग अलग दूरियां आनी चाहिए। तो तुरंत खींच लीजिए आप लोग, जल्दी करिए। तो इसको मिटाया जाए, अब आप बना लीजिएगा खुद। तो देखिए हम अभी तक 2 हेडिंग बताए हैं। अब देखिए यह हेडिंग तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी समझना जरूरी है। दूरी जिसको आप डिस्टेंस बोलते हैं, तथा विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन समझ लीजिए इसको केवल, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन, ध्यान दीजिए दोनों। दूरी और विस्थापन क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिएगा केवल। पहले नंबर पर देखिए, दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश है। दूरी अदिश है और विस्थापन क्या है, सदिश है, जिसको स्केलर और वेक्टर बोल लेते हैं। वेक्टर का मतलब सदिश और स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश। अदिश है तो इसमें केवल परिमाण होगा, क्या होगा, परिमाण होगा। और यह सदिश है तो इसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होगी, परिमाण भी होगी और क्या होगी, दिशा दोनों होगी, परिमाण और दिशा दोनों होगी। आपको बताया गया है कि सदिश भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। बोलिए ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अगर हम लिखें केवल 10 किलोमीटर लिखें तो आप जानते हैं यह लंबाई है या दूरी है, इस तरह बोलते हैं, बात एक ही है। 10 किलोमीटर में केवल परिमाण है, लेकिन यहीं पर अगर यहां बोला जाए 10 किलोमीटर, हमने बताया पूरब या पश्चिम आप बोल दीजिएगा, कोई दिशा लेकर बोलिएगा, तो इसमें देखिए यह परिमाण है और यह क्या है, दिशा है, लेकिन इसमें केवल यह क्या है, परिमाण। इसी से आप समझ सकते हैं। वैसे आपको एक लेसन हम अदिश और सदिश के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे आगे, लेकिन उसके पहले इतना समझ लेना जरूरी है, याद रहेगा ना। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश।
सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कंफर्म हो गए ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, परिभाषा की बात आती है, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। तो तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, यही परिभाषा। आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए तो वह आपका तय किया गया रास्ता है, तो जितना आप किलोमीटर गए सब जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि यह जो है तय किया गया पथ है, या जो है क्या है, दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। बात समझिएगा इसकी, एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन होती है। और विस्थापन में यह ध्यान रखा जाता है कि आप कहां से चले और इस समय कहां पर हैं। वहां जहां से चले हैं और जहां पर इस समय है उसके बीच की सीधी दूरी विस्थापन है। उसके बीच की क्या है? सीधी दूरी क्या है? विस्थापन। ये जानिए। जैसे देखिए, एक हम फिगर बना रहे हैं, यहां दिखाई देगा सबको। यहां से आप चलना प्रारंभ कर दे रहे हैं बिंदु ए से। आप इधर गए 10 किलोमीटर गए, बी तक गए, बी से फिर मुड़ गए, आप आ गए 5 किलोमीटर जो है सी पर आ गए, सी पॉइंट पर आ गए। फिर आप सी से डी पॉइंट के लिए निकले और डी पॉइंट के बीच की दूरी 7 किलोमीटर थी। अब आपसे पूछा जाए कि दूरी कितना चले आप, तो हमने बताया तय किए गए पथ की लंबाई दूरी है, तो बताइए क्या लिखेंगे? 10 + 5 + 7 यानी कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर कहेंगे दूरी। सर हम 22 किलोमीटर चले, दिक्कत है भाई हमको, सावधान हो जाइए। कई बार देख लिए, यह देखिए तय किए गए पथ की लंबाई दूरी है, हो गया। इसके बाद अगर विस्थापन पूछा जाता है तो हमने कहा जहां से आप चले हैं और जहां पर इस समय है, चाय नाश्ता कर रहे हैं, वहां तक की सीधी दूरी यही विस्थापन है, यही विस्थापन है। अब इसको नापना पड़ेगा। अगर आप नाप रहे हैं, मान ले रहे हैं, नापिएगा और यह जो है कुछ आएगा परिमाण, तो यही विस्थापन रहेगा आपका। अगर मान लीजिए उदाहरण बता रहे हैं, आप यहां पर हैं अभी, तो विस्थापन हमसे पूछ लिया गया, दूरी पूछ लिया गया, हम बता दिए। अगर आप यहां से यहां तक चले जाते तो बताइए दूरी बढ़ जाती कि नहीं? यह भी दूरी में जुड़ता, और लेकिन विस्थापन क्या हो जाता? शून्य। तब विस्थापन नहीं होता। विस्थापन नहीं होने का मतलब क्या रहेगा? सर विस्थापन क्या है? बात समझिएगा। क्योंकि हमने कहा इस बात को ध्यान रखिएगा कि विस्थापन कैसे शून्य हो जाता है। तो चूंकि विस्थापन में यह होता है कि आप जहां से चले होते हैं और जहां इस समय होते हैं उसके बीच की सीधी दूरी होती है। अगर आप कहीं गए थे और लौटकर अपने घर चले आए, तो अब पूछा जाए कि विस्थापन कितना हुआ, तो बताएंगे क्या? शून्य। विस्थापन कितना हुआ? शून्य बताएंगे। लेकिन दूरी अगर पूछा जाए तो आप सर कहेंगे हम सर 20 किलोमीटर गए थे फला के घर और फिर 20 किलोमीटर वापस आए, तो बताइए कितना किलोमीटर हुआ? 40 किलोमीटर। दूरी देखिए 40 किलोमीटर है। अब विस्थापन क्या है? शून्य। बोलिए, कंफर्म हो गए? तो दूरी और विस्थापन में अंतर मालूम दिया क्या? कुछ क्या अंतर मालूम दिया? बता दीजिए, खड़े हो जाइए। क्या अंतर मालूम दिया? तेज बोलिएगा, जो भी बोलिए तेज बोलिए। 1 2 बताइए अंतर क्या? अपने तरीके से बताएंगे तो अच्छा हमको भी रहेगा, आप लोग को याद हो जाएगा। नहीं तो अभी हम बता देते तुरंत समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे आप लोग बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। सब लोग सोच के बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं, बोलिए। हाँ, यही देखिए अंतर एक है। तुरंत बताना चाहिए बिना सोचे। अब क्या बताना है? दूरी क्या है? अदिश है। अब विस्थापन क्या है? सदिश है। बैठ जाइए। दूसरा हम बता दे रहे हैं,
दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। क्या बताइए, हम गए थे फिर वापस आए तो दूरी शून्य आई क्या? लेकिन विस्थापन वहीं पर क्या आ गया? शून्य। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। अब आप यह कहेंगे कि हम गए ही नहीं तो दूरी तो शून्य आएगी, उसकी बात छोड़िए। लेकिन आप कहीं भी चले गए और वापस आए या जहां भी है, तो यह कन्फर्म मानिए कि दूरी तो रहेगी, लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। कब विस्थापन शून्य होगा? जब आप जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाएंगे तो विस्थापन क्या होगा? दूसरा हम पूछे, बताएंगे आप लोग? ये देखिए, जो दूसरा हम पूछने जा रहे हैं आप लोगों से, कंपटीशन स्तर पर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वह पॉलिटेक्निक रहेगा, चाहे और साइंस से संबंधित जीके आता है कि नहीं, उसमें पूछ लेता है। रटने की कोई बात नहीं होती है। जो हम बताने जा रहे हैं वही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। और आप देखिएगा बुक में भी आपके दिया होगा कहीं कहीं। इसको मिटाया जाए या याद रहेगा ना? यह आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने जानकारी दे दिया, लेकिन आएगा बार बार, इसका नाम आएगा, इसलिए हमने पहले से ही उसको क्लियर कर दिया कि यह रहेगा। मिटाया जाए इसको। अब चलिए देखिए, जो इस पर क्वेश्चन आता है, हमने बताया कंपटीशन लेवल पर, उसको पे समझ लीजिए। पहले कोई वस्तु है जो कि वृत्तीय गति कर रही है। क्यों? वृत्तीय गति कर सकती है कि नहीं? कोई वस्तु है जो कि वृत्तीय गति कर रही है। हमने बताया एक छोटा सा टुकड़ा अगर रस्सी में आप बांध लीजिए या तागे में बांध कर उस तरह घुमाइए, तो बताइए वृत्तीय गति करेगा ना? वृत्तीय गति करेगा। यह वृत्तीय गति यह भी बता दे रहे हैं कि एक क्षैतिज वृत्तीय गति होती है। यह आप घुमा रहे हैं तो यह क्षैतिज वृत्तीय गति है, और अगर इस तरह आप घुमाएंगे, इस तरह देखेगा, तो यह ऊर्ध्वाधर गति कहलाएगी। यह ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कहलाएगी। और यह कौन सी गति कहलाएगी? क्षैतिज वृत्तीय गति कहलाएगी। चूंकि क्षैतिज से देखिए पैरेलल है, और यह देखिए क्षैतिज से पैरेलल नहीं बल्कि परपेंडिकुलर है, लंबवत। तो क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर की गति की भी बात समझ लीजिएगा, चूंकि इसी में मिलेगा। क्षैतिज वृत्तीय गति और ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति समझ नहीं पाते हैं। हमने बताया आप रस्सी से बांध लीजिएगा तो इस तरह क्षैतिज भी घुमा सकते हैं और इस तरह भी आप घुमा सकते हैं। बोलिए आएगा कि नहीं? तो यह ध्यान रखिएगा। देखिए हमने कहा कि अगर आप वृत्तीय गति करा रहे हैं किसी पिंड का, वह इस पथ पर चल रहा है, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय रास्ता है, और यह इसका केंद्र बिंदु है, और इसको हम मान लीजिए यह क्या है? व्यास से जाना है ना। अब कह रहा है कि वस्तु यहां से चली और इस तरह चल रही है, इस तरह, और यहां पर आ गई, यहां से यहां पर आ गई, और इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर। ये से चली थी वस्तु और बी पर आई, तो कहा गया कि इस पे दूरी बताइए और कहेगा विस्थापन बताइए। दोनों पूछता है, दूरी बताइए, विस्थापन बताइए। यहां मान लीजिए आर का मान एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। आर का मान ले भी सकते हैं। तो कहेगा कि दूरी ए से बी तक जाने में दूरी कितना तय किया? बताइए, दूरी यही तय किया है जिस पर हम उंगली घुमा रहे हैं। यह दूरी कैसे आएगी? बताइए, अर्ध परिमाप है कि नहीं? वृत्त का परिमाप पूरा यह होता है, तो यह बताइए अर्ध परिमाप है कि नहीं? अब परिमाप का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर। बोलिए, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। और अर्ध परिमाप 2 से भाग, तो पाई आर केवल आएगा ना। तो देखिए तुरंत कह दीजिएगा सर दूरी पाई आर आएगी। पाई आर का मतलब है पाई का मान रख दीजिएगा, आर का मान 10 बोले 10 रखिएगा, और यह सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, यानी 10 पाई। पाई का मान 22/7 रखिएगा, पॉइंट में आएगा। और विस्थापन क्या होगा बताइए? विस्थापन देखिए यहां से यहां तक सीधी ना दूरी, तो यह किसके बराबर है? यानी व्यास क्या है? सॉरी, क्या है? व्यास। व्यास का मतलब 2r, सही है कि नहीं? त्रिज्या का दुगुना, और वह कितना आएगा? 2 × 10 यानी कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया रहता है, जो ऑप्शन सही है उसको।
बताए, इसी तरह समझ में आ जाएगा ना। अब कोई भी गति कराए, अगर हम नहीं भी बताए हैं तो आप लोग उस पर इस तरह विचार करके आंसर दे लीजिएगा, बस यही मतलब है। हम कितना फिगर बनवाएंगे, सब तो फिगर बना नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है किसी के द्वारा। लेकिन कंपटीशन में हर जो आप फिगर नहीं जा रहे हैं उसी के बारे में देता है, और आपको समझ में नहीं आता, या तो हम लोग कभी मिला ही नहीं कहते हैं, फिर भी कुछ बच्चे उसका सोल्यूशन कर ले जाते हैं। वजह क्या है? प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर कर ले जाते हैं, उनको जानकारी चुकी है उस टॉपिक के बारे में तो वह जान कर ले गए। किसी फिगर को रटने से आपका काम नहीं चलने वाला है, ये बता दे रहे हैं पहले कि आप एक फिगर को रट लीजिए और इसी तरह मिल जाएगा। बोलिए ऐसा काम चल जाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। इसलिए कह रहे हैं खूब ध्यान से मतलब समझिए भी, जो भी टॉपिक बता रहा है हर एक टॉपिक के बारे में ध्यान दीजिए आप लोग। तो यह दूरी और विस्थापन मैंने अंतर बता दिया, कंफर्म हो गया ना। फिर अब देखिए, औसत चाल होती एवरेज स्पीड। औसत चाल, इस पर देखिएगा कंपटीशन स्तर पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जो कि मैथ से भी है और फिजिक्स से भी है। हम बताएंगे आप लोगों को, दो टाइप में क्वेश्चन इस पर आधारित आता है, कंपटीशन पर आता है, बता दे रहे हैं। और आप लोगों के सिलेबस में है औसत चाल या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। पहले तो स्पीड और वेलोसिटी जानिए क्या है। स्पीड का मतलब चाल और वेलोसिटी का मतलब वेग। बोलिए वेग, और इसमें भी देखिए उसी तरह जैसे आप एक समान यह जो है दूरी और विस्थापन में आप देखें कि अदिश सदिश का मामला था, उसी तरह इसको हम हटाते हैं। अब चौथा पॉइंट हम लेते हैं पहले नंबर पर, इसको समझिएगा सब लोग। चौथे पॉइंट पर जाइएगा तो मिलेगी क्या? चाल तथा वेग, यह मिलेगा। चाल यानी स्पीड और वेग का मतलब वेलोसिटी। यह चाल समझिए अदिश है, अदिश भौतिक राशि है, और यह क्या है? सदिश, यानी वेक्टर यह है और यह स्केलर हो गया। चाल बराबर अगर देखा जाए तो आता है दूरी अब बटा समय होता है, और यह देखिए वेग बराबर अगर निकालेंगे तो आता है विस्थापन, यहां लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? विस्थापन बटे क्या? समय। विस्थापन आप जानते हैं क्या होता है? सदिश होता है ना। तो सदिश देखिए यह भी है, और यह देखिए दूरी अदिश है तो यह भी अदिश। चूंकि यहां देखिए दूरी भी अदिश है, समय भी अदिश है, तो यह भी अदिश आएगा। यहां पर देखिए विस्थापन सदिश था और समय अदिश था, तो इसका भागफल सदिश ही आता है। यह हम सदिश वाले में बताएंगे, अदिश वाले में। परिभाषा अगर इसकी देनी है, वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, तो इसी फार्मूले से परिभाषा दी जाती है। बताइए परिभाषा क्या होगी? हाँ, एकांक समय अंतराल कहिए चाहे एकांक समय कहिए। नीचे वाला एकांक समय बोलने का मतलब है यह है कि 1 सेकंड भी आ सकता है, 1 घंटा भी आ सकता है, 1 मिनट भी आ सकता है, यानी एक में कोई भी समय ले लीजिएगा, चाहे 1 दिन जोड़ लीजिएगा, यह भी बता दे रहे हैं। बताइए दिन भी तो समय का मात्रक है, तो यह सब सम्मिलित हो जाएगा। एकांक समय बोलेंगे तो आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन स्पेशल कोई बोल देगा कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं तो कुछ मिस्टेक है। इसलिए फिजिक्स में ज्यादा एकांक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए सब मात्रक जो है आ सकते हैं। क्योंकि समय के कई मात्रक है, सेकंड भी है, मिनट भी है, घंटा भी है। बताइए अगर कोई कह दिया, अब तो उस तरह सबका मानना पड़ेगा। अगर हम कह देंगे 1 सेकंड में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो जो बोलेगा 1 घंटा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जो बोलेगा 1 मिनट में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, सबको मानना पड़ेगा। और इन सबकी जगह अगर आप एकांक समय ले लेते हैं तो सबसे अच्छा माना जाएगा। अब तो समझ गए एकांक क्यों लिया जाता है? ध्यान देंगे,
जो लोग मान लीजिए शुरू से नहीं रहे वह ध्यान देंगे इस पर। तो क्या बोलेंगे? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। देखिए एकदम परिभाषा कन्फर्म। यहां पर क्या बोलेंगे? एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए इसमें विस्थापन रहेगा, इसमें दूरी रहेगी, वैसे इतना अंतर रहेगा। मात्रक तो वही आएगा, बताइए, मीटर पर सेकंड। बोलिए यहां भी क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। या किस पद्धति में मात्रक आएगा? मीटर पर सेकंड, MKS। या हमें अगर CGS पद्धति पूछेंगे तब सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। किसमें आएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चला जाए अगले टॉपिक पर। टॉपिक ये डालिएगा पहले, चाल तथा वेग, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी, यही हेडिंग डालेगा। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले नंबर पर देखिए आप लोग, यह चाल लिख दीजिएगा, अदिश है और वेग क्या है? सदिश है। चाल बराबर लिखिए, वेग बराबर लिखिए, दोनों करिए जैसे हम किए हैं। इसी तरह करिए, फिर नीचे में लिखवाते हैं। इससे रहेगा कि एक बार जो आप इस हेडिंग को देखेंगे तो इतना चीजें ध्यान में आ जाएंगे तुरंत, और इसके बाद जो लिखवाएंगे वह तो रहेगा ही। इसके बाद चाल की परिभाषा पहले दिया जाएगा। स्पीड क्या है? नोट हो गया ना? हो चुका? अब चलिए परिभाषा दीजिएगा। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। नोट कर लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल तो आप जान ही गए कैसी राशि है? अदिश है कि सदिश है? अदिश है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। फिर चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। विस्थापन, वेग की परिभाषा, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। फार्मूला तो आप नोट कर लिए, अदिश सदिश पता चल गया। तो चाहे चाल रहेगी चाहे वेग रहेगा, दोनों का मात्रक क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, MKS में या SI में, और CGS में आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। MKS पद्धति में चाल तथा वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। हो गया? अब आप समझिएगा, इसमें आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत चाल और औसत वेग निकालना। हाँ, विस्थापन अगर 0 है तो 0 बटा समय करिएगा, तो जो भी आएगा वही मान आएगा, बस। ठीक है ना? जो भी मान आएगा वह रहेगा। 0 अपान समय का मतलब 2-4 सेकंड रहेगा।
तो 0 अपान अगर कुछ रहता है तो उसका मान तो जान रहे कितना आएगा, 0 आएगा कि अनंत आएगा, इसका मान तो जान ही रहे होंगे। 1/0 है या 0/1 है, तो 0/1 का मान क्या आएगा? 0 आएगा ना, 0 ही आएगा। 1/0 रहेगा तब इनफाइनाइट आता है, जान रहे होंगे, तो 0 ही आएगा। और सही बात भी है कि जब आप जहां चले थे, जहां पर आ गए, बताए गए थे वहां पर आ गए, तो रेस्टेंट है, विराम में रहेंगे ना, तो 0 आएगी। हाँ चलिए देखिए, औसत चाल लेते हैं। औसत चाल की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले ध्यान दीजिए कि यह निकालने की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्यों इससे काम नहीं चल रहा था? क्या नहीं चल रहा था? जवाब आएगा नहीं चल रहा था, क्योंकि चाल तभी निकाली जा सकती है जब दूरी और समय पता रहेगा। और अगर इस दूरी को तय करने में आपने कई साधन का प्रयोग किया है, जैसे आप कह रहे हैं सर हम 100 किलोमीटर की यात्रा तय किए, हम पूछेंगे आप लोग कैसे तय किए? तो अगर आप कहते हैं कि हमने केवल बाइक का प्रयोग किया है और हमारी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर घंटा थी, तब तो ठीक है। लेकिन दूसरा कोई कहेगा कि सर हम कुछ दूरी तक पैदल गए, कुछ दूरी तक साइकिल से गए, शेष दूरी को मोटरसाइकिल से गए, तो बताइए चाल अलग अलग होगी कि नहीं? आपके पैदल की चाल अलग होगी, साइकिल की चाल अलग होगी, गाड़ी की चाल अलग। तो पूछा जाएगा कि या तो अलग अलग चाल पूछी जाए कि पैदल किस चाल से चले, साइकिल किस चाल से तय किए हैं, साइकिल से किस चाल से चले हैं, गाड़ी से किस चाल से चले हैं। यह पूछने से अच्छा है कि इसका औसत चाल निकाल लिया जाए, एवरेज वाला स्पीड निकाल लिया जाए। और एवरेज स्पीड में क्या आ जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी का मतलब 100 किलोमीटर कुल दूरी है। समय में आप कहेंगे पैदल कितना समय तक चले, तो हम बताएंगे 1 घंटा। साइकिल से कितना चले, तो 2 घंटा बताइए। गाड़ी से कितना चले, तो आधा घंटा। बताइए कुल समय कितना हो गया? बोलिए कुल समय कितना हुआ? 1 घंटा शुरू में बोला। साइकिल से बताइए कितना घंटा चले? 2 घंटा, तो 2 1 3 घंटा हुआ कि नहीं? अब मोटरसाइकिल से आधा घंटा यानी कितना? 3.5 घंटा या 3 घंटा 30 मिनट। बोलिए पूरा समय आ गया कि नहीं? तो कुल दूरी बटे कुल समय करना है। कुल दूरी का मतलब 100, अब कुल समय का मतलब 3.5 घंटा या 3 सही 1/2 घंटा। तो बताइए इसको सरल कर लेंगे कि नहीं? और सरल करेंगे तो इसका मान कितने में आ जाएगा? किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। यही कहलाती है औसत चाल। औसत चाल निकालने की उस समय आवश्यकता पड़ेगी जब कभी आप धीमा चलेंगे, कभी तेज चलेंगे, कभी धीमा चले कभी तेज चले, तो उसकी औसत चाल निकाली जाएगी। अगर एक समान चाल से आप चलते गए तो औसत चाल निकालने की बात नहीं आएगी, यह ध्यान रखिएगा। उसी तरह इस वेलोसिटी की भी बात आएगी। तो आ जाएगा ना समझ में। और यह जान लीजिए कि जैसे आप एक समान गति पढ़े हैं तो एक समान गति में चाल आपकी समान है, यह भी बता दे रहे हैं। लेकिन असमान गति में चाल क्या है? अलग अलग रहेगी, यह भी बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बन गया ना कि औसत चाल क्यों निकालने की आवश्यकता है। एक होता तात्क्षणिक वेग। आप नहीं कहते तुरंत बताइए, तुरंत इसी समय बताइए, एकदम करेक्ट। तात्क्षणिक का मतलब तुरंत बताइए, उसी क्षण बताना है, रुकना नहीं है। तो बताइए उसी क्षण बताने का मतलब है कि समय अंतराल बताइए बहुत कम है कि नहीं, जिसको आप डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कह रहे थे। समय अंतराल वह बहुत कम है ना। बात हुई है हमारे आपके बीच में। अगर बहुत कम समय अंतराल में अगर कोई दूरी पूछी जाए या कोई वेग लिया जाए, बहुत कम समय अंतराल में कोई वेग या चाल लिया जाए, तो वह तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तुरंत बताना होता है, उसी क्षण बताना होता है, बिना देरी किए। और उसके लिए देखिए मैथमेटिकल का प्रयोग होता है।
मैथ में डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो हमने दिखाई दिया, लिमिट भी बताएंगे, क्योंकि मैथमेटिकल यह भी है। इसमें कुछ कैलकुलस के बारे में भी आपको बताएंगे मैथ के आधार पर फार्मूले, लेकिन आने दीजिए तब बताएंगे। इसी में देखिए गति का समीकरण भी मिलेगा जो कि 9th में मिला होगा, v बराबर u प्लस AT। तो वहां तो डेरिवेशन अलग तरीके से है, यहां डेरिवेशन कैलकुलस के बेस पर होगा, मैथमेटिकल तरीके से होगा, जो कि हमने कहा मैथ वाले 12 में पढ़ेंगे, लेकिन हम समझा देंगे, इधर आपको आने लगेगा, एकदम आएगा, लेकिन हमारी बात समझते जाइएगा बस। अब यहीं से चेंजिंग होगी, समझ रहे हैं, यहीं से आपकी चेंजिंग करनी है, और चेंजिंग करते हुए आपको इस लेसन के बारे में लास्ट तक बता देना सही तरीके से। तो आज का स्टेप इतना रहने देते हैं, समझ में आया सबको ना? इसको जाकर एक बार रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तब दिमाग में बैठेगा। और रिवाइज करते समय हमेशा, चाहे आप या यूट्यूब के द्वारा जा रहा है तब भी, या फेयर कॉपी निकाले हैं तब भी, उससे जब रिवाइज करिए तो रफ कॉपी कलम आपके साथ होनी चाहिए, यह सब नोट करना चाहिए। कैसे हम दिखा दिए, इस तरह दोहराने का ही तरीका है कि आप इसके हेडिंग को डाले तो यह लिख दिए इसके बारे में परिचय, तब कन्फर्म हो पाएंगे। बहुत बड़ी परिभाषा मत लिखिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन उसमें जो शार्ट है उसके बारे में जानकारी उतना तो लिख ही सकते हैं आप रफ पर। तो उससे कंपटीशन स्तर की भी तैयारी होगी, इसी तरह कंपटीशन में भी तैयारी होती है, और उसके अलावा आपके जो सिलेबस है या आपके बोर्ड स्तर की भी तैयारी उसी तरह हो जाएगी। तो रहने देते इतना ही, धन्यवाद।